बुकिंग से हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ेंगे और कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ने वाले हैं। और कुछ ही देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव, और अपने अलग ही अंदाज में वो बात करते हैं। उनसे बात करेंगे मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को लेकर। आज का मार्केट का पैटर्न देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है, बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं है और बैंक निफ्टी में सेल ऑन रैली है। बैंक निफ्टी में वो जो रिकवरी आई, देखिए क्या ज़बरदस्त उसमें वापस सेलिंग आती हुई 41,400 और 41,600 पर 20 डेमा प्लेस्ड है उसका, और 41,200 पर 100 डेमा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद 100 डेमा की तरफ जा रहा है। और इवन अच्छा, अब एक और चीज़ हो रही है, मुझे लग रहा है वीरू अब मार्केट में वो सेकंड वाली डिप शायद आ रही है। अगर आपने वो सुबह उस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर आपने लॉन्ग लिया है निफ्टी में, तो मैं ये कहूँगा कि अब आप या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्योंकि एक हिंट मिल रहा है मुझे सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन का। जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स ने एकदम से सेकंड राउंड ऑफ डिक्लाइन दिखाई है, लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो भले ही वो मॉर्निंग लो के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें, लेकिन एक इंडिकेशन तो है मार्केट में। पहले साइन ऑफ ट्रबल पर अगर दूसरी वीकनेस आए तो निकलने की कोशिश करिएगा। वीरो, क्या स्पॉट किया आपने इसके अलावा? जी हम इस बीच एक काम करते हैं जी, यहाँ पे थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं, मतलब हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके ट्रेड्स ले लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में, अमित सेठ होंगे, नीलेश जैन होंगे, और साथ ही साथ कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ेंगे। सभी अगर आप देखें जो लोग हैं उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। श्रीकांत जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। शुक्रवार है, दिन अच्छा है और अच्छी बात है कि पहले डिप ने काम भी अपना बखूबी कर दिया। बाकी इस डिप के बाद आपके लिए खरीदने के लिए कुछ और बचा हो तो बताइए, क्या चीज करना चाहिए अब? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, इनफैक्ट आज की जो शुरुआत हुई है वो एक्सपेक्टेशन से काफी बेटर है, और इंपॉर्टेंट जो लेवल्स थे मार्केट के लिए 17,900 के, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट के लिए, उन्हीं लेवल्स को सपोर्ट करते हुए मार्केट ने एक रिबाउंड किया है। तो एक कहेंगे कि अच्छा खासा एक टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, बट साथ ही साथ 18,150 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक उन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में नजर आएगा ट्रेड करते हुए, और हमें लगता है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना काफी जरूरी है। इस मार्केट में वैसे देखा जाए तो कई सारे सीमेंट स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, या तो मैं कहूंगा कि बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वहां पे मोमेंटम बना हुआ है। और हमें लगता है कि इस लेवल पे अगर कोई अट्रैक्टिव काफी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है, तो मुझे लग रहा है पीडीलाइट इसे लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 2320 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से इसमें अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो ये स्टॉक वापस एक बार 2375 से लेकर 2400 के लेवल्स दिखा सकता है, और स्टॉप लॉस भी है वो काफी नजदीक का है। तो 2290 का स्टॉप लॉस रखे, 2320 में खरीदे पीडीलाइट को, और टारगेट से रखे 2400। ओके, पीडीलाइट में बाय करना है। देखिए, मैं पीडीलाइट पे मेरी नज़र जा रही थी, क्योंकि एशियन पेंट्स जैसा वीरों ने कहा एकदम सही स्पॉट किया था वो, वहाँ पर एक रिकवरी शुरू हुई, और अब इवन पीडीलाइट में भी वो रिकवरी आपको दिखाई देगी। और ये दोनों स्टॉक्स नॉर्मली एक साथ चलते हैं, पीडीलाइट और एशियन पेंट्स। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहता है इन दोनों स्टॉक्स का। सेम बिजनेस है, सेम मोनोपोली है, सेम रॉ मटेरियल है, सेम मार्केट है, सेम कस्टमर्स हैं, सब कुछ सेम है। और सेम मैं कहूँगा इनका प्राइस बिहेवियर भी रहा है, सेम वेल्थ क्रिएशन रही है, सेम मैनेजमेंट पेडिग्री रही है पिछले कई सालों से। ऑलमोस्ट सब कुछ हैंड इन हैंड। देखिए, क्या इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल सिमेट्री आपको मिल नहीं सकती। आज एशियन पेंट्स और पीडीलाइट का चार्ट देख लीजिए, दोनों स्टॉक्स आपको इसी तरीके से मूव करते दिखाई देंगे। मारुति में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, और उसके अलावा बाइंग आ रही है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में, आईसीआईसीआई जीआई जिसका एनएससी कोड है, वहाँ पर थोड़ी सी एक बाइंग आ रही है। तो ये दो स्टॉक्स हैं, ये भी इस समय एक अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अब नीलेश जैन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैं थोड़ा सा जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने नीलेश शाह बोल दिया था, अपॉलॉजीज उसके लिए। नीलेश जी बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। वेरी गुड मॉर्निंग टू अनुज जी, वीरेंद्र जी सभी को। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग साइड में ट्रेड है पिरामल एंटरप्राइज में। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, और एक कंसोलिडेशन हम जो देख रहे हैं पिछले 4 महीने से कंसोलिडेशन जारी है। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल पे पिरामल एंटरप्राइज को खरीद के चलने की सलाह होगी। 880 का स्टॉप लॉस होगा, 930 एंड 950 ये दो टारगेट होंगे। तो पिरामल होगा पहला लॉन्ग साइड में कॉल। एक शॉर्ट साइड का आइडिया भी है, वो है आरबीएल बैंक। देखिए, बाजार में हमने पिछले कुछ सेशन में एक रिकवरी देखी थी, उसके विपरीत इस पर्टिकुलर काउंटर ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, और स्ट्रेंथ थोड़ी सी यहाँ पे मिसिंग लग रही है। वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। फ्यूचर में 160 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 162.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। निचले स्तर पर 156, 154 तक के लेवल्स हमें आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं।
आरबीएल बैंक में एक सेल कॉल इस समय आता हुआ। प्रशांत जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की? अनुज जी, मुझे टायर्स सेगमेंट काफी अच्छा लग रहा है और इसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो वीक हुआ था, मुझे वहां पे एक बहुत क्लियर बेस फॉर्मेशन लग रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं, बट रिस्क छोटी है। तो अभी ये 2017-2018 के रेंज में चल रहा है, तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1980, 1980, करीबन 1.5-2% की रिस्क होगी। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो स्ट्रेट पहला टारगेट मैं 2100 का देख रहा हूँ, 2100, और उसके ऊपर करीबन 2140 का। तो बेस अच्छी बनी है, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में इनफैक्ट देख ही रहा था इसको, और आपकी स्क्रीन पे 2020 पे अगर आप देखें बैटरी लिया आपने यहाँ पर। अमित जी नमस्कार, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी वीरेंद्र जी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पेंट स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। बर्जर पेंट भी अच्छा लग रहा है, एशियन पेंट भी अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि एशियन पेंट की टेंडेंसी है ज्यादा बेटर परफॉर्म करने की, मैं एशियन पेंट के साथ जाना चाहूंगा। इसमें एक हायर लो बन रहा है, स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा क्रॉस किया है। एशियन पेंट्स का करंटली प्राइस है 2825 का, इसके टारगेट्स लगभग रहेंगे 2875 का, और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2790 का। सेकेंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज टाइटन। टाइटन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। 2 से 3 दिनों की साइडवेज रेस्ट कर रहा था लगभग 2500 के लेवल्स में, और आज फिर एक इसने फ्रेश अपटिक देख रहे हैं। 2544 का इसका प्राइस है, टारगेट 2600 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस एक छोटा सा 2520 रुपए का रखेंगे। इस बीच अगर आप देखें, 2 ट्रेड्स आपकी भी हो गई, टाइटन पे नजर आपकी भी गई, दैट्स डूइंग वेल, आपकी स्क्रीन पे हाइपर ट्रेड करता हुआ आप। अच्छा, थोड़ा सा दिग्गजों की स्कैनिंग कर रहे हैं, तो इट्स अल्ट्राटेक सीमेंट, दैट इज 7355, 7355 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। श्रीकांत, अल्ट्राटेक सीमेंट, इसकी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, और डेट साहब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, और आई थिंक अगर आप उसमें अगर 1 साल का चार्ट रख सकते हैं तो उसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा। श्रीकांत, अगर मैं इसके टाइम फ्रेम को लूं 28 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक का, तो ये मोटा मोटी हो गया आपका, अगर आप देखें 1.5 साल की समय अवधि, उस चैनल को ब्रेक कर रहा है। थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस पर, और मैं अल्ट्राटेक सीमेंट को बार बार अपने डिस्कशन में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि जो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक स्विंग था एट दैट टाइम ऑफ आई थिंक अंबुजा और एसीसी जब लीड ले रहे थे, ये शांत बैठा था। फाइनली इसने इस बार इस पूरे मूव को लीड किया है। पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से, डे प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपका व्यू? बिल्कुल, तो देखिए इसमें जो मूवमेंट बना है, या तो मैं कहूंगा कि जो पैटर्न उभर के आ रहा है, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इसमें ग्रेजुअल अपवर्ड पुल बैक बना हुआ है, और ये पुल बैक जारी रहेगा अप टू 7700 7800 तक। क्योंकि जैसे आपने बात की लॉन्ग टर्म चार्ट की, अक्टूबर 2021 से लेकर अभी तक के अगर पैटर्न को देखते हैं, तो ये पर्टिकुलर कंपनी ने 7800 से लेकर 7500 के रेंज में काफी बड़ा वक्त निकाला था इन दी ईयर 2021 एंड 22 के बिगिनिंग में। तो मुझे लगता है उन्हीं लेवल्स के करीब बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन जैसे कि काफी ग्रेजुअल एक्टिविटी है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये साल में ये स्टॉक 8000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें विद अदर स्टॉक्स, तो इसमें जो ग्रेजुअल पैटर्न है और जो बड़ी रिकवरी के बाद वापस इसने जो बजट के हाईएस्ट लेवल्स को क्रॉस किया है, हमें लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाते हुए वेरी शॉर्ट टर्म में 700-800 दिखाएंगे, और करंट लेवल से भी मुझे लगता है अगर कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाए। 20 दिन, 50 दिन, 100 डेज, 200 डेज, सभी एवरेजेस के ऊपर ये कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, देखिए निफ्टी एक बार वापस लेकर आइए, फिर अब 18000 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, तो वो एक सेंस लग रही थी कि शायद एक सेकेंड डिक्लाइन स्टार्ट हुई है निफ्टी में। अब अगर वो 18000 के नीचे वापस फिसला और तो थोड़ा उसका बिहेवियर ट्रैक करेंगे। इवन रिलायंस भी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है, अगर आप नोटिस करेंगे तो, जिसने मार्केट का सबसे बड़ा सहारा दिया था, वो भी हल्का सा नीचे हुआ है वहाँ से। और जो मैंने कहा था, आज नॉर्मली आज जैसे दिन में एक डिप नहीं आती है, सिर्फ 2-3 डिप आती है मार्केट में। पहली डिप नॉर्मली बाय हो जाती है क्योंकि वो एक मार्केट का टेक्सचर होता है बाय ऑन डिप्स का, लेकिन जो सेकंड डिप होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अब ये वाली जो डिप है निफ्टी की, अब ये देखना है 18000 पर वापस सपोर्ट मिल रहा है या नीचे जा रहा है मार्केट यहाँ से। काफ़ी वॉलेटिलिटी है, लेकिन अगर आप टिक बाय टिक देखेंगे निफ्टी की तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस समय, और हाई से थोड़ा स्लिप कर रहा है। और बैंक निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, 170 पॉइंट नीचे इस समय बैंक निफ्टी। लेकिन सीमेंट स्टॉक्स का अभी भी शानदार मूव जारी है। और उसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आइए जरा,
वोडाफोन आइडिया, एक बार वोडाफोन आइडिया लेकर आइए। नॉर्मली हम इसकी बात करते नहीं है आपको कि पेनी स्टॉक बन चुका है ये, लेकिन इसमें देखिए क्या स्टेयरकेस फॉर्मेशन बना है करीब करीब 3% नीचे इस समय ये स्टॉक। और एक बार ज़रा स्टॉक लेकर आइए अदानी एंटरप्राइजेस का। अदानी एंटरप्राइजेस में जो स्टेबिलिटी आई थी पिछले कुछ दिनों में, आज वहाँ पर हल्का सा आप मूव देखेंगे डाउन साइड पे और करीब करीब 1.5% नीचे यहाँ पर ये स्टॉक इस समय आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और फार्मा में इप्का लैब्स में थोड़ी सी डिक्लाइन है, लेकिन हमारा जो पॉलीकैब जो हमने पिक किया था वो अभी भी ज़बरदस्त चल रहा है, अभी भी डे हाई पर वो स्टॉक काम कर रहा है। और एस्कॉर्ट्स कुबोटा वो भी स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, डायमेंशंस कंसल्टिंग के अजय श्रीवास्तव जी को जोड़ लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, उनको जोड़ें उससे पहले एक दो स्टॉक्स पर और कॉल ले लेते हैं। एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए। ट्रेंड इस समय एक मूव दिखाएगा आपको। ट्रेंड पर अमित जी कोई व्यू आपका? जी अनुज जी, अगर हम ट्रेंड का स्ट्रक्चर देखें, इसमें 2 दिन पहले काफी अच्छा अपमूव आया था। स्टॉक ने वापस 200 एमआ पे करेक्ट करके लास्ट स्विंग आए वापस क्रॉस कर दिया है। तो अपमूव इसमें जारी है। नेकलाइन ऑफ द अपमूव 1345, जब तक ये इंटैक्ट है मुझे लगता है 1400 से 1420 के टारगेट्स इसमें पॉसिबल है। ट्रेंड आपकी स्क्रीन पे 1372 पे ट्रेड करते हुए, और 2-3 स्टॉक्स जिनके जलवे अगर आप देखें पूरे हैं, उसमें पॉलीकैब है, उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट है और ग्रेसिम है। सीमेंट में आप देखें हर तरफ आग लगी हुई है, लेकिन लीडर पॉलीकैब अब 3% ऊपर 3137 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा एक ये SBI है जिसका दुख अगर आप देखें जा नहीं रहा अभी, 536.55। अमित जी कैसे रीड कर पा रहे हैं आप? मेरे ख्याल से इस शॉर्ट ट्रेड को बहुत बखूबी हमारे पैनल में आज, इनफैक्ट माफ कीजिएगा कल परसों में श्रीकांत सच्चिदानंद उत्तेकर जी ने प्ले किया था। अभी कैसे अप्रोच करना चाहिए? अभी तक बेस डिफाइन नहीं है इस स्टॉक का, आपका अप्रोच क्या रहेगा SBI पर? जी डेफिनेटली वीरेन जी, हम देख रहे हैं कि एसबीआई में जो भी अपमूव आ रहा है, 3 से 4 दिन पहले जो करेक्शन आया था वापस 200 एमआ में जाके रेजिस्टेंस ले रहा है। कल का सत्र में भी जो हमने अपमूव देखा वो लगभग 546 547 जो कि इसका 200 एमआ वहां पे जाके फिजल आउट कर गया। तो एकदम नियर टर्म में जब तक स्टॉक 550 नहीं क्रॉस करता है, इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। सेल ऑन राइज की रणनीति रहनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें डिक्लाइंस 525 से 520 तक के हम देख सकते हैं, जब तक ये स्टॉक 550 नहीं क्रॉस करता है। डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी तो आपने कहा था कि IT में ज़बरदस्त बाइंग का मौका मिला था, वो एक बड़ी डिप के बाद शानदार मूव देखा हमने लोअर लेवल से। अब यहाँ से जिन्होंने मिस कर दिया कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है, या फिर क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब स्टॉक इस सेक्टर ने क्लियरली एक लीडरशिप दिखाई है मार्केट के लिए पिछले 2 महीने में, और मार्केट को होल्ड करके रखने में इसी सेक्टर ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। देखिए अनुज जी, आई थिंक जिस इन्वेस्टर ने लिया उनके लिए अच्छा है, बट जो नहीं भी ले पाए हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है लेना, क्योंकि 2 चीजें उन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, ग्रोथ रेट अभी भी नीचे नहीं आया वहां पे, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जब खुलेगा IT के लिए तो इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ेगी इस कंपनी के लिए। तो एक सबसे बड़ी इशू आता है हर कंपनी, डिमांड कैसी रहेगी। तो इन कंपनियों का ये देख लीजिए कि अगले दशक तक इनकी एक डिमांड रनवे बहुत बढ़िया इंटैक्ट है, और ये एक्सपैंड होगा यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, बहुत जगह अभी तो बाकी है IT का एक्सप्लोजन होना, तो वो तो होगा। उसके अलावा दूसरा ये है कि रुपी डॉलर, अब देखिए आप फॉरवर्ड कवर लेंगे तो आप 84 साढ़े 84 रुपए पे आपका अगले साल का पैसा आएगा। तो 2 साल पहले इनको 74 पे मिलते थे, अब इनको मिलेंगे 84 रुपए 85 रुपया। तो उसके हिसाब से देखेंगे 10 रुपए का मुनाफा 74 पे इनकी बॉटम लाइन पे वैसे ही आ जाएगा। तो प्लस तीसरी बात, एट्रिशन कम हो गया है, अनसर्टेनिटी हो गई इतनी सारी ई कॉमर्स कंपनी में, तो जो एट्रिशन था वो कम हो गया, तो अब उनकी पावर ऑफ गिविंग लेस वेज इंक्रीजेस वो बढ़ गई है रिलेटेड टू एम्प्लॉय। सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉय की है, अगर वो कंट्रोल हो जाती है तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। तो हमारे हिसाब से डिमांड के अलावा मार्जिन एक्सपेंशन भी अगले साल आएगा रुपी डॉलर से, और पर्सनल कॉस्ट जो उनकी जो कंट्रोल में आ गई है। ठीक है। दूसरा जो बड़ा सवाल मार्केट के लिए रहा है अजय जी, वो बैंकों को लेकर रहा है, और ख़ासतौर से जो रीसेंट अदानी इंस्टेंस हुआ था उसको लेकर एक रिस्क मार्केट में ओपन हुआ था कि क्या कोई सिस्टमिक रिस्क है, क्या यही कारण था बैंकों की अंडर परफॉर्मेंस का, या कोई और कारण था? और आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। देखिए अनुज जी, आपको तो मालूम है कि सबसे ओवरबॉट सेक्टर बैंक्स है।
चाहे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, जो उसके अंदर भी आपके जो मल्टी कैप, लार्ज कैप बैंक भरा हुआ है, एफपीआई ले लीजिए बैंक भरा हुआ है, एचएनआई ले लीजिए बैंक भरा हुआ है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, इतना ओवरबॉट और ओवर ओन्ड सेक्टर है, तो इसको हिलाने के लिए कोई मेजर ट्रिगर चाहिए होगा आपको प्राइस इंक्रीज के लिए। और वो ट्रिगर आ सकता है क्या, डिमांड ग्रोथ। वो अगर इकोनॉमी 6.4 से ग्रो करेगी अगले साल, तो मैक्सिमम 12-14% ग्रोथ आएगी क्रेडिट डिमांड में, तो वो इस साल से कम आएगी। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ते जा रहे हैं, तो फंडामेंटली ओवरबॉट सेक्टर और लोअर फंडामेंटल का बैटल चल रहा है बैंकिंग सेक्टर में। निवेशक बैठा हुआ है, बेच नहीं रहा लेकिन खरीद भी नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोस्पेक्ट है मेरे हिसाब से अगले 12 महीने मनोज जी, पिछले 12 महीने से शायद कम होगा ग्रोथ, कम एनआईएम एक्सपेंशन होगा। वो ठीक है, प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे बिकॉज आपके प्रोविजन कम होते जा रहे हैं, बट और एक सबसे बड़ी बात है, पर्सनल लोन का कंपोनेंट इतना बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे कई बैंकों में। वो रिस्क आप देखेंगे, सबसे बड़ा रिस्क मेरे हिसाब से पर्सनल लोन का है। देखिए जी, अडानी ग्रुप वगैरह का जो रिस्क है वो मैनेजेबल रिस्क कहता हूं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग को आप टेनर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो एसेट कहीं नहीं जा रहे, पावर प्लांट कहीं नहीं जा रहा, आपके पोर्ट कहीं नहीं जा रहे, आपके ट्रांसमिशन लाइन कहीं नहीं जा रही। वो ठीक है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो सकता है 2-3 साल का, वो करेक्ट हो सकता है, बट एसेट इंटैक्ट है। पर्सनल लोन के अंदर में जो हाई रिस्क चल रहा है इस इकोनॉमी के अंदर में, फॉर द हाईएस्ट पर्सनल लोन परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो रिस्क कहीं नहीं जा सकता, बिकॉज उसके लिए आपके पास कोई एसेट कवर ही नहीं है। और जो नहीं दे पाएगा लोन वापस, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए ईएमआई नहीं दे पाएंगे, प्लस मुद्रा लोन भी आपके मैच्योरिटी पे आ रहे हैं। उस हिसाब से देखते हुए फंडामेंटल सेक्टर, ओवरबॉट सेक्टर, लिक्विडिटी इश्यूज सब देखते हुए बहुत मुश्किल है बैंकिंग सेक्टर को ओवरऑल इकोनॉमी से आगे ग्रो करना। हमारा व्यू है, सिंपल हमेशा रहा है कि इकोनॉमी के शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न देंगे वनस्पत बैंक के इंडियन इकोनॉमी में। ओके अजय सर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। नमस्कार वीरेंद्र जी। मुझे याद है अच्छी तरीके से लास्ट ईयर सर, जब एसीसी अंबुजा को अदानी ने लिया था, सुबह सुबह हमारा इंटरेक्शन हुआ था, एक छोटा फोनो हुआ था, और मैंने आपसे पूछा था कि इस मुकाम पे आपको क्या बाय करना चाहिए। यू टोल्ड अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करो। मैं आपसे वही प्रश्न आज करूंगा, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर है, इस रेंज के हाई पे ट्रेड कर रहा है, आज पूरा का पूरा सीमेंट काफी वाइब्रेट है, क्योंकि अदानी का जो अगले 3-4 साल के लिए उनका पे आउट है, उसको फाइनेंस करने के लिए जो एफपीओ लेके आए थे, वो तो अगर आप देखें नहीं एक वास्तविकता बन पाई। तो ऐसे में क्या अंबुजा एसीसी का जो आई थिंक वो कैपेसिटी बिल्ड करते, वो जो आगे बढ़ने का उनका क्रम था, वो क्या पॉज हो जाएगा? और ऐसे में एडवांटेज आप अभी भी अल्ट्राटेक सीमेंट को देंगे, और अगर सीमेंट में कुछ आपकी चॉइसेस हों तो वो क्या होंगी? देखिए, स्टॉक पर तो हम नहीं कमेंट कर सकते, बट हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि जो कंपैरेटिव ओवरहैंग आया था अडानी जी के खरीदने से अंबुजा का, वो अब काफी हद तक थम गया है, बिकॉज उनकी एबिलिटी टू एक्सपैंड जो उनको लग रहा था कि होगा, वो अब बहुत डाउट में आ गई है, क्योंकि उन्होंने लोन लिया था ये कंपनियों को लेने के लिए। तो जैसा वेदांता में देखते हैं कि अब हाई डिविडेंड रेट जाएगा इसके अंदर में, और ये कंपनियां लेवरेज होकर भी डिविडेंड देंगी अगर अडानी जी को अपना ओवरसीज लोन चुकाना है। तो वो दिवस को देखते हुए हमें नहीं लगता जो डबल कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंसमेंट हुई थी वो अब होगी अंबुजा के अंदर में या एसीसी के अंदर में, उससे बहुत रिलीफ मिली है बाकी कंपनियों को, सेक्टर को रिलीफ मिली है, बिकॉज इतनी कैपेसिटी प्राइस को डिप्रेस कर सकती थी। आज की तारीख में दो चीजें हो गई हैं, कैपेसिटी नहीं आएगी उसमें ज्यादा जिस हिसाब से अनाउंसमेंट किया था, और उनकी एबिलिटी टू जो प्राइस डिस्काउंटिंग वो भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज उनको भी पैसा चाहिए, डिविडेंड चाहिए अपना लोन चुकता करने के लिए। तो जो रिलायंस में हुआ था, रिलायंस टेलीकॉम में हुआ था, वो यहाँ नहीं होगा। जियो में हुआ था कि रेट गिरा दिए जियो ने और वो मार्केट को उथल पुथल कर दिया था, अंदेशा था जब उन्होंने लिया था। बट आज की तारीख में तो बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है बाकी सीमेंट कंपनीज के लिए, बिकॉज अंबुजा के पास कोई चारा नहीं है दाम बढ़ाने के और डिविडेंड देने के, अगर अदानी जी को अपना लोन वापस करना है ओवरसीज में। याद रखें ये काफी हद तक लेवरेज एक्विजिशन थी, तो इसका नतीजा एक ही होगा कि हाई डिविडेंड रेट आएंगे अंबुजा से। तो जो अंबुजा के निवेशक हैं उनके लिए शायद ये हो सकता है कि डिविडेंड रेट बहुत बढ़िया आएगा, ग्रोथ ना भी हो, बट आई थिंक डिविडेंड के लिए ये बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है। ओके देखिए, मार्केट बाय द वे एक बार जरा रिविजिट कर लेते हैं, खासतौर से बैंक निफ्टी अब 300 पॉइंट नीचे, और देखिए निफ्टी बैंक अब डे लो पर, और वो निफ्टी पे लेकर आइए तब जब 18,020 के करीब हमने एक बात कही थी कि एक सेकेंड राउंड शायद स्टार्ट हो गया सेलिंग का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट अब डे लो की ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, लेकिन देखते हैं वहाँ से रिकवरी आ रही है नहीं आ रही है। अजय जी, एक जो मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट फैक्टर रहा है वो रहा है जो
आईटीसी में टर्न अराउंड हुआ है, और उसके अलावा आईटीसी ही नहीं, बाकी पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक उसने भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। यहाँ पर क्या व्यू है आपका? देखिए, शेयर तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ जरूर कह सकता हूँ कि अंडर प्राइस स्टॉक आप देखेंगे कंज्यूमर में दो हैं आज की तारीख में, और दोनों में शायद निवेश बहुत बढ़िया लगेगा आपको करने के लिए आज की तारीख में भी, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक हैं जो अगर कैचअप भी करेंगे तो दुगने हो सकते हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे सिर्फ कैचअप, कोई मतलब ओवर एक्सपेंशन नहीं है। और कंज्यूमर स्टॉक का अनुजी ये है कि ये बड़ी लंबी में रखना पड़ेगा आपको, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। हाँ, ग्रोथ आपको मिलेगी बर्स्ट एंड स्पर्ट्स में, तो ये पता लगेगा नहीं कि कब बढ़ेंगे शेयर, बट इनको आपको पेशेंस से रखना पड़ेगा। और इंडियन जैसी इकोनॉमी में अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो कंज्यूमर स्टॉक्स की जो ब्रांड मोनोपोली है, जो जैसे आप नेस्ले को देखेंगे, जो उनके जो बेबी फूड्स हैं उनकी जो पेयर मोनोपोली का कह सकते हैं उस हिसाब से है। पार्ले जी को ले लीजिए, बिस्किट है जैसे, उसकी मोनोपोली है लिटरली। तो वो देखते हुए यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट हैं। ये कंज्यूमर के अंदर में काफी हद तक एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इन प्रोडक्ट को लेके छोटे छोटे शहरों में पहुंच रहा है, और ये उन लोग को, उपभोक्ता को बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है ये चीजें खरीदने का। तो लॉन्ग टर्म देखते हुए इनसे बढ़िया शायद स्टॉक आईटी के बाद में यही होंगे, बिकॉज डिमांड इंटैक्ट है। इंडिया की 800 मिलियन पॉपुलेशन ये कंज्यूम नहीं करती है प्रोडक्ट। धीरे धीरे 20 मिलियन 50 मिलियन अगर साल में कंज्यूमर भी ऐड होते रहेंगे तो इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ठीक है। वो बीच में कभी कभी ग्रोथ गिरेगी, वो ठीक है, बट अगर आप 5 साल सिनेरियो देखेंगे तो इनका ग्रोथ इंटैक्ट है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर रही जिस हिसाब से रह रही है आज की तारीख में, मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा इन कंपनियों में, और इनसे compete करना कोशिश की कईयों ने, बड़ा मुश्किल है। बट तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक, नो लेवरेज, तो इंटरेस्ट कॉस्ट पर कोई बेनिफिट, कोई इशू नहीं है। हाई डिविडेंड बहुत ज्यादा देते हैं ये सब सारी कंज्यूमर कंपनी। डिमांड क्लियर है, ब्रांड मोनोपोली है, शांति की इन्वेस्टमेंट अगर चाहते हैं तो इससे ज्यादा कोई नहीं मिलेगी आपको। जी हाँ। अच्छा अजय जी, आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी, और अनुज भी बीच बीच में दिल्ली आते रहते हैं। हम तीनों को दिल्ली के रियल एस्टेट प्राइसेस का बखूबी अंदाज़ा है, एंड स्पेशली 2021-22 में जो प्राइस बढ़े वो गजब के थे। मतलब इतना स्टीफ अगर आप देखें रन अप रियल एस्टेट प्राइसेस में शायद हमने पहले ना देखा हो। देखा था मैंने 2009, 10, 11 में रियल एस्टेट या फिर रियल एस्टेट इंसिलरी, अभी कुछ देर पहले पॉलीकैब एट ऑल टाइम हाई था। इस स्पेस को आप कैसे अप्रोच करेंगे इन इंटरेस्ट रेट्स के बीच में, दरों इन हाउसिंग की दरों के बीच में? देखिए, रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश करके तो शायद रिटर्न शायद बहुत मुश्किल है कमाना। अब वो क्यों नहीं आती उनकी रिटर्न्स? दाम आपने इतने निवेश बढ़े, बट आपने किसी की बैलेंस शीट में इतने बड़े निवेश ने आपने नहीं देखा होगा कि दाम उनके 30 या 40% बढ़े। तो मैं नहीं जानता हूं कि ये क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। मैंने तो हमेशा से बोलता रहा हूं कि रियल एस्टेट कंपनी खरीद के किसी में वो मुनाफा नहीं कमाए इंडिया में। तो आज भी बोलूंगा यही कि आपने रियल एस्टेट लेना है तो रियल एस्टेट लीजिए, रियल एस्टेट कंपनी मत लीजिए, बिकॉज रियल एस्टेट कंपनी के चलाने वालों ने आज तक कभी भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से वही जायज है आज भी। दूसरी बात यह है कि वही बात है मार्केट की, अगर आप इस बाजार में आके रियल एस्टेट खरीद रहे हैं तो आपकी उम्मीद क्या है मैं नहीं जानता हूं, बट यहां से शायद लेने वाले को नुकसान ही होगा। बहुत मुश्किल है फायदा कमाना। तो एक्चुअल यूजर को तो मकान लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं इन प्राइसेस पे तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा गलत डिसीजन शायद कोई भी नहीं होगा कि ऐसे एलिवेटेड प्राइसेस पे लीजिए। शेयर्स में भी वही इशू है, आप बहुत एलिवेटेड प्राइस पे लेंगे तो उसको आपको दुख झेलना पड़ेगा। रियल एस्टेट भी आज लेंगे तो दुख झेलना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात यह है जो कंपनियां जो रियल एस्टेट की प्रोडक्ट जो बनाती जाती हैं, केबल्स हैं जैसे आपने बताया, पॉलीकैब वगैरह कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है बिकॉज डिमांड अच्छी है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके अंदर में निवेश करें। शायद जो रियल एस्टेट में प्रोडक्ट जाता है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहेगा, ना कि जो रियल एस्टेट कंपनियां इटसेल्फ है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। करीब 10-15 मिनट के अंतराल में सारे अपने पक्ष रखे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी। मीनवाइल 17,988 निफ्टी एक बार फिर से 18,000 की ट्रैजेक्टरी के पास। और याद रखिएगा जो डर था कि कोलैप्स क्या निफ्टी आईटी होगा, निफ्टी आईटी ने जो सुबह लो लगाया वो अब तक वो स्क्रीन पे परसिस्ट कर रहा है, बट इट्स निफ्टी बैंक जो दिक्कत का सबब है। लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी बैंक का 41,316 पे इसका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो कि 6 फरवरी से लेकर अब तक, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग बजट पीक के बाद से लेकर अब तक का एक लो रहा है।
और एक दो स्टॉक्स को मार्क कर देता हूं, फिर ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो अच्छा कर रहे हैं आज टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प में एक पुल बैक है, जस्ट अ पुल बैक। हालांकि ये है अभी भी इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में, बट मेरे स्क्रीन पे ऑप्शन एक्टिविटी जिस स्टॉक में काफ़ी इमर्ज हो रही है, दैट्स L&T 2214। क्या गजब का स्विंग है, और सिर्फ आइसोलेशन में L&T नहीं, याद रखिएगा सिमंस और L&T दोनों अच्छा करते हुए। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे चार्ट रखिएगा। श्रीकांत जी, पॉसिबली ये आखिरी प्रश्न है आपसे, L&T और सिमंस दोनों पे आपका टेक, और कोई ऑप्शन ट्रेड हो या फिर फ्यूचर्स ट्रेड हो तो। बिल्कुल, तो देखिए अगर L&T की बात करें तो L&T में बिल्कुल काफी अच्छा एक रिवर्सल ट्रेड बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये पूरे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें लगता है कि ये जो कंस्ट्रक्शंस है या कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में तेजी बनेगी। अगर लार्सन में अगर किसी पर्टिकुलर लेवल पे अगर यहाँ से अगर रिकवरी बनती है तो 2250 से लेकर 2275 के लेवल्स ये दिखा सकता है, और अगर इसमें अगर कोई ऑप्शन की एक्टिविटी अगर हमें करनी है तो फिर मुझे लगता है कि हमें एट द मनी के कॉल ऑप्शंस लेके ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अपने गेस्ट को बोलते हैं शुक्रिया और हैव अ गुड वीकेंड, और शो को यहीं विराम देंगे। और नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ, और ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करने के लिए वो भी तैयार है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और देखिए मार्केट मुझे तो ठीक लग रहा है, एडवांस डिक्लाइन फेवर में। ब्रॉडर मार्केट मिड कैप में थोड़ी खरीदारी हो रही है, और उतना कमज़ोर नहीं जितना सुबह डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। हालांकि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, 300 पॉइंट है। खैर चलिए, इसी नोट पर हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की, और आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।